ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखो, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वो जो न्यू चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है विलियन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, क्या होता है, ये चैप्टर है विलियन। विलियन, तो देखो और इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ये बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में बेसिकली क्या है कि इसमें अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। थ्योरेटिकली ये चैप्टर जो है वो अच्छा चैप्टर है। बहुत सारी टर्म इसके अंदर ऐसी यूज़ होती है जो हमें केवल इसी चैप्टर में नहीं बल्कि आने वाले कई सारे चैप्टर्स के अंदर हमारी हेल्प करती है, और हमें वो पता भी होनी चाहिए। ठीक है ना, उन पे बेस्ड इन पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक, तो वो अभी हम एक एक करके यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर हम लोग परिभाषा लिखें कि सॉल्यूशन की परिभाषा क्या है, तो अपन ये लिखेंगे कि दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण जो होगा वह विलियन कहलाएगा। तो यानी कि हमारे विलियन के अंदर दो घटक होंगे, और अगर मान लो अगर दो घटक है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विअंगी विलियन। द्विअंगी विलियन, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसके अंदर केवल दो घटक होंगे, दो घटक उपस्थित होते हैं। तो परिभाषा तो हम भले लिख देते हैं कि दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर केवल जो है वो दो घटक वाले विलियन ही सिलेबस में है, कि जिसके अंदर दो घटक होते हैं। ठीक, अब ये जो दो घटक हैं, इन दो घटकों को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो, विलियन के दो घटक होते हैं। इन दो घटकों में पहला जो घटक है वो तो है अपना विलय, और दूसरा घटक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विलायक। विलय यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूट, और इसको हम लोग बोलेंगे सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट वह होता है जिसकी कम मात्रा होती है, जो कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम लोग सोल्यूट कहेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम लोग विलायक कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो शुगर प्लस वाटर का अगर मिश्रण ले हम लोग, ठीक है ना, एक गिलास पानी आपने लिया, अगर उसके अंदर एक चम्मच आपने शुगर मिला दी, तो यहाँ पे जो शुगर हम लोगों ने मिलाई है वो तो हो जाएगी विलय। ठीक है, और पानी जो हमने लिया था वह हो जाएगा विलायक। हरी बात समझ में, पानी तो हो जाएगा विलायक। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है इसे हम लोग बोलते हैं विलियन। तो विलय क्या होगा, जैसे हमने शुगर का विलयन लिया तो शुगर तो होगी विलय, और पानी क्या हो जाएगा विलायक। ठीक है, तो ये अपने विलियन के घटक हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो है बेसिकली सांद्रता। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सांद्रता के पद। सांद्रता के पद, तो देखो सांद्रता के जो पद होते हैं, एक तो होते हैं वॉल्यूम रिलेटेड, और एक होते हैं अपने मास रिलेटेड।
वॉल्यूम रिलेटेड एंड मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड क्या होंगे? जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और मास रिलेटेड क्या होंगे? जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो सांद्रता के पदों को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है, एक तो है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी कि एक पद ऐसे होंगे जो कि आयतन से संबंधित होंगे और एक पद ऐसे होंगे जो कि आयतन से संबंधित नहीं होंगे, यानी कि वो मास से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। अब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। भाई मास जो होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जैसे अपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मास में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन अगर हाँ आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम में जरूर इफेक्ट होता है। तो वॉल्यूम रिलेटेड जितनी भी यूनिट हम लोग यहाँ पे लेंगे वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, और जो मास रिलेटेड अपन यहाँ पे लेंगे यूनिट वो सारी की सारी क्या होंगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो इसमें जो सबसे पहली इकाई अपन को पढ़नी होती है वो होती है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता जिसे हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिशतता, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं परसेंटेज V/V से। सेकंड हम लोगों को पढ़नी है यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज W/V से। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे मोलरता, और फोर्थ नंबर पे आती है यहाँ पे नॉर्मलता। ठीक है ना। इधर हम लोगों को पहले नंबर पे जो पढ़ेंगे वो होंगी द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे परसेंटेज W/W। सेकेंड नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मोल अंश, और थर्ड नंबर पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मोललता। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने सांद्रता के पद होते हैं, यानी कि किसी भी विलयन के अंदर विलय की मात्रा को बताने के लिए हम लोग ये सांद्रता के पदों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो विलयन के अंदर विलय की मात्रा को बताने के लिए हम लोग इन सांद्रता के पदों का उपयोग करते हैं। आ रही बात समझ में? तो अब देखो एक एक करके अपन इनको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसको सीखे आप लोग विलियन के अंदर आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये चीज़ अपन को समझ में नहीं आई तो विलियन का अपन से एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा सांद्रता पे डिपेंडेंट। ठीक है ना। तो इसका अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आयतन प्रतिशतता। तो देखो सबसे पहला पद है इसके अंदर आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, तो देखो आयतन प्रतिशतता का सिंबल होता है परसेंटेज V/V। तो यहाँ पे जो ऊपर मैंने लिखा है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है बच्चों, ये V जो होता है ये विलय के लिए होगा, सोल्यूट के लिए, और नीचे वाला V जो होगा ये होगा विलियन के लिए। और इस परसेंटेज को हमेशा अपन 100 में से बताते हैं, तो यहाँ पे विलियन जो होगा वो हमारा 100 विलियन होगा। अगर वॉल्यूम है नीचे अपने पास में तो विलियन होगा अपना 100 ml। नीचे अगर मास है तो होगा 100 ग्राम। यहाँ नीचे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे V है तो मैं विलियन लूँगा 100 ml, तो यहाँ पे जितनी भी यूनिट अपनी लगेंगी वो ml में आएगी दोनों। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास में लिखा हुआ है X% V/V HCl विलियन, तो इसका मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में X ml HCl उपस्थित है। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि 100 ml विलियन में X ml विलियन उपस्थित है। आप चाहो तो अगर कोई डाटा लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। जैसे मान लो इसकी जगह मैंने यहाँ ले लिया 10% V/V HCl विलियन, तो अब X की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? 100 ml विलियन में 10 ml HCl उपस्थित है। ठीक है,
और इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज V बाई वी विल बी इक्वल टू विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे V विलय, नीचे लिखेंगे अपन V विलियन इंटू 100। तो ये अपना परसेंटेज V बाई वी का फॉर्मूला है। हमें कहाँ भी अगर इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी कि परसेंटेज V बाई वी, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आयतन प्रतिशतता होती है, अच्छे से देख लीजिए आप। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं हमारी जो दूसरी यूनिट है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। दूसरी अपनी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसको हम लोग सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे परसेंटेज W बाई वी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे वही बात कि अगर जैसे मान लो ये लिखा है, अब ये वाला जो V है, अब ऊपर जो मैंने यहाँ पे W लिखा है, ये W किसको लिए होगा? विलय के लिए। और नीचे वाला V किसके लिए होगा? विलियन के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं पे ये लिखा है X% W बाई वी, X% W बाई वी NaCl विलियन, ये अगर न्यूमेरिकल में कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों बताओ। अब आप लोग समझ गए होंगे, नीचे V लिखा हुआ है तो ये किसके, ये तो विलियन हमारा कितना है? 100 होगा। ये V मतलब विलियन क्या होगा हमारे यहाँ पे? 100 होगा। तो यानी कि 100 ml विलियन के अंदर W ग्राम विलय उपस्थित है। तो यहाँ से अगर अपन को क्या दे रखा है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि 100 ml विलियन में X ग्राम विलय उपस्थित है, X ग्राम विलय उपस्थित है। ठीक है, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है 10% W बाई वी NaCl विलियन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि 100 ml विलियन में 10 ग्राम विलय, यानी कि विलय क्या है हमारा यहाँ पे? NaCl उपस्थित है। हरी बात समझ में? तो ये अपन को पढ़ना आना चाहिए, इसको रीड करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसी प्रकार जो अपनी तीसरी यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरता। मोलरता कैपिटल M से अपन इसको बताएंगे। तो मोलरता की परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो मोलरता की परिभाषा तो हम लोगों ने लिख लिया। अब अगर अपन इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि मोलरता विल बी इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन किस में? लीटर में। ठीक है ना। अगर विलियन का आयतन अपन को मिलीलीटर में दिया हुआ है तो अपन उसको लीटर में चेंज करेंगे, यानी कि 1000 का डिवाइड करेंगे, फिर वो 1000 ऊपर आपको दिखने लगेगा। ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल को हम लोग स्मॉल m से दिखा रहे हैं, तो मोल किसके हो गए? विलय के अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इस फॉर्मूले को दिखा सकते हो। अगर आप ml में लोगे तो आप ऐसे लिखोगे मोल्स, यानी कि विलय के मोल बटा आयतन ml में इंटू 100। आपको फिर यहाँ पे इंटू कर देना है 1000। सारी बात समझ में? चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को। तो ये हो गया अपना मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, तो
ये सब हमको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं ये। तो देखो, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोलरता विल बी इक्वल टू विलय के मोल बटा विलियन का आयतन। अगर मैंने ml में लिया तो ये इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, विलय के मोलों को हम लोग खोल सकते हैं, ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान इसका फॉर्मूला होता है। विलय भाई मोल निकालने के अपने पास में फॉर्मूला होते हैं। ये तो हो गया अपने पास में मोलरता का फॉर्मूला। कैलकुलेशन क्या हो सकती है अपन की यहाँ पे, भाई आपको वो आयतन दे देगा और विलय का द्रव्यमान मान लो दे देगा। उसने कहा मान लो भाई 4 ग्राम NaOH जो है वो 500 ml विलियन में उपस्थित है, तो विलियन की मोलरता बताओ। उसने ये कहा, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसने ये कहा कि 4 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में उपस्थित है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। केवल फॉर्मूला समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब अपन से क्या कहा उसने, 4 ग्राम NaOH है जो कि 500 ml विलियन में उपस्थित है, तो हमें विलियन की मोलरता बतानी है। तो विलियन की मोलरता के फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो हमें आयतन तो दिया हुआ है 500 ml, लेकिन अपन को विलय के मोल नहीं दिए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, अपन को विलय का ग्राम दिया हुआ है, तो अपन यहाँ से विलय के मोल निकालेंगे। तो यहाँ से मोल्स ऑफ विलय अगर आप निकालोगे, विलय क्या है यहाँ पे NaOH, तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, W ऑफ NaOH, यानी कि विलय के ग्राम में मात्रा अपॉन मोलर द्रव्यमान अपॉन NaOH। यहाँ पे M क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो W कितना है अपने पास में 4, और NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में 4/440। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/10, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.1। तो विलय के मोल आ गए आपके पास में कितना, 0.1। फॉर्मूला लगा दो आप, तो मोलरता विल भी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0.1। तो विलय के मोल हो गए अपॉन विलियन का आयतन कितना है 500 ml, तो 500 ml यहाँ लगाओ नीचे, इनटू ये 1000। आ रही बात समझ में, 500 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.2 m। या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 मोल पर लीटर। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, इस चैप्टर में हमें यूनिट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हुआ बेसिकली अपना यहाँ पे मोलरता का फॉर्मूला, उसको अपन कैसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी थर्ड टर्म हुई यहाँ पे मोलरता। इसके बाद अब अपन बात करते हैं अपनी जो ग्रुप बी की यूनिट है। ग्रुप बी की यूनिट में पहली यूनिट थी अपनी द्रव्यमान प्रतिशतता। तो अगला हमको पढ़ना है जो अपना दूसरा ग्रुप बी था, ग्रुप बी, उसकी पहली यूनिट है द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, परसेंटेज W/W। ऊपर वाला W किसके लिए रहेगा, विलय के लिए, और नीचे वाला W किसके लिए रहेगा, विलियन के लिए। तो यहां से अगर मान लो अपने पास में लिखा हुआ है, मान लो उसने अपन को दिया है कि X%, जैसे मान लो उसने अपन को दिया है कि X% W/W, X% W/W यूरिया विलियन, यूरिया विलियन। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका मतलब समझें तो इसका मतलब क्या होगा, 100 ग्राम विलियन में X ग्राम यूरिया उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम विलियन है हमारे पास में और उसमें X ग्राम यूरिया उपस्थित है। अगर मान लो आपको इसे दिया गया है 10% W/W यूरिया विलियन, अगर मान लो ये दिया हुआ है तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं
कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। ठीक है, तो ये हुई अपनी एक बात। दूसरी बात अगर अपन यहाँ पे करें कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला अपन यहाँ पे बना सकते हैं परसेंटेज W बाई W विल बी इक्वल टू W ऑफ विलय, यानी कि विलय की मात्रा ये किस में आएगी, ग्राम में, अपॉन विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। हरी बात समझ में, ये सब यहाँ पे ग्राम में आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला बन जाएगा W विलय यानी कि ग्राम अपॉन W विलियन इनटू 100। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हो गई अपनी यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता वाली सेकेंड यूनिट। इसके बाद अब अपन को पढ़ना है ग्रुप बी की सेकेंड यूनिट को, जिसे हम लोग बोलते हैं मोल अंश। मोल अंश इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन? फ्रैक्शन है सीधा सा। मान लो आपके पास में अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मान लो आपके पास में 20 तो मैंगो है और मान लो 10 आपके पास में बनाना है ना, 20 आम है आपके पास में और 10 केले हैं, तो टोटल फल कितने हो गए आपके पास में, 30 फल हो गए। अब मैं आपसे कहूँ कि इन 30 फलों में मैंगो का फ्रैक्शन कितना होगा, मैंगो का फ्रैक्शन, तो अपन कितना लिखेंगे, अगर अपन मैंगो का फ्रैक्शन निकालें यहाँ पे, इसमें अगर आप मैंगो का फ्रैक्शन निकालो तो वो कितना हो जाएगा, टोटल मैंगो कितने अपॉन 20 अपॉन टोटल फल कितने इंटू 30, तो ये कितना फ्रैक्शन हो गया इसका, आप देख सकते हो 2/3। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि बनाना का फ्रैक्शन कितना होगा, बनाना का फ्रैक्शन, तो अपन बनाना का फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, बनाना कितने हैं 10 अपॉन टोटल फ्रूट कितने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो ये तो क्या हुआ, अपने फ्रूट के फ्रैक्शन हुए। तो अगर फ्रूट के फ्रैक्शन है तो अपन को बस यहाँ पे क्या करना है, मोल के फ्रैक्शन निकालने। भाई मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जो कि 1 से छोटी होती है, एक ऐसी चीज जो कि क्या होगी, 1 से छोटी होगी। देखो वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोल अंश। ठीक है, अब विलियन में हमारे पास में 2 ही घटक है, एक तो विलय है और विलायक है। भाई विलियन में हमारे पास में 2 घटक है। ठीक है ना, इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, केवल मेरे को आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो विलियन में हमारे पास में 2 घटक हैं, तो इसको अपन यहाँ से एक बार हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो देखिए, तो विलियन है हमारे पास में, और विलियन के अंदर हमारे पास में 2 घटक है, एक तो है विलय और एक है अपने पास में विलायक। अगर आपको यह कहा गया कि विलय के मोल N1 है और विलायक के मोल N2 है, विलय के मोल कितने N1 और विलायक के मोल कितने N2। अब आपसे कहे, देखो मोल अंश को अपन प्रदर्शित करते हैं इस x से, x से। तो अगर मैंने यहां पे लिखा x ऑफ विलय, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विलय के मोल अपॉन कुल मोल। इसी तरीके से अगर आपसे कहा कि विलायक के मोल अंश बताओ, भाई हमें जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल तो रखेंगे ऊपर और नीचे कर देंगे टोटल मोल। अगर विलायक का मोल अंश निकालना है तो अपन लिखेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2। हरी बात समझ में। और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी घटक हों, यानी कि उनका सबका समीशन, जितने भी घटक हैं उनके मोल अंश का समीशन सदैव 1 के बराबर होगा। और किसी इंडिविजुअल घटक के लिए अगर हम देखेंगे तो मोल अंश की जो वैल्यू आएगी वो सदैव 1 से छोटी आएगी। ठीक है ना, सदैव वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 से छोटी, यानी कि अगर ये x है तो इस x की वैल्यू क्या होगी, <1 होगी और 0 से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू हमेशा सदैव क्या आएगी, x से मतलब 0 से तो बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी। मैंने पहले बता दिया, एक ऐसी चीज जिसका मान 1 से छोटा होता है। और
विलयन के अंदर जितने भी घटक उपस्थित हैं उन सभी घटकों के मोल अंश का जो योग होगा वो सदैव 1 होगा। भाई आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों सेम ही है ये, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 1 आ जाएगी। ठीक है, और किसी एक घटक इंडिविजुअल एक घटक के मोल अंश की बात करेंगे तो उसका मान 0 से 1 के मध्य में आएगा। ठीक है, तो ये है अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मान लो कभी लिखा हुआ है x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 1, तो अगर मान लो कभी x इजिकल टू 0 लिखा है तो मतलब वहाँ पे कुछ उपस्थिति नहीं है। ठीक है ना, और x इजिकल टू 1 लिखा है, किसी के लिए मोल अंश की वैल्यू 1 आ गई, तो यानी कि विलयन में केवल वही घटक उपस्थित है। और अगर मान लो किसी विलयन के लिए x इजिकल टू 0 है तो मतलब वहाँ पे आपका कोई घटक उपस्थित ही नहीं, क्योंकि 0 होगी इसकी वैल्यू। ठीक, तो ये अपनी हो गई यहाँ पे सेकेंड यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं मोल अंश। तो मोल अंश को हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं, ये अपना फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद अपने को थर्ड नंबर पे जो पढ़ना है, थर्ड नंबर पे है मोललता। थर्ड नंबर पे जो अपन को यहाँ पे पढ़नी है वो है मोललता। इसको अपन स्मॉल m से बताते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग लिखते हैं 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, तो मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मोललता विल बी इक्वल टू हो जाएगी, मोललता किसके बराबर होगी, विलय के मोल, डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लिखते हैं, बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। यहाँ पे W किसको बता रहा है, विलायक का द्रव्यमान। ध्यान रखना विलियन नहीं है, विलायक का द्रव्यमान है ये। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग यह लिख रहे हैं विलायक का द्रव्यमान, यहाँ विलियन यूज नहीं होता। अब उसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान अपने पास ग्राम में है, तो ग्राम को अपन किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे, वो 1000 फिर ऊपर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n विलय अपॉन W ग्राम। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, ये ग्राम में, इंटू 1000। तो ये अपने पास में मोललता का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये अपनी ग्रुप बी की जो यूनिट्स थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दी। ग्रुप ए की जो यूनिट है उसके अंदर मैंने एक नॉर्मलता के बारे में अभी आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो मैं अब इसके बाद में अब आपको नॉर्मलता बता देता हूँ, वो थोड़ी विशेष यूनिट है, उसको थोड़ा अपन को अलग तरीके से पढ़ना होगा। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपनी अगली यूनिट की, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलिटी क्या होती है नॉर्मलता, तो देखो नॉर्मलता जो है इसे अपन कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। लीटर में, वो ml में करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे, नॉर्मलता के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अब विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो देखो अगर आप इसको मोलरता से अगर आप कंपेयर करें तो मोलरता में क्या था, विलय के मोलों की संख्या। बस वहां मोल को हटा करके अगर आप नॉर्मलता लिखोगे तो मोल की जगह यहाँ पे ग्राम तुल्यांक आ गए। अब पहली बात यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, क्योंकि ग्राम तुल्यांक समझ में आएंगे तभी तो अपन आगे कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अपना यहाँ पे कि विलय के ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, विलय के ग्राम तुल्यांक। तो देखो अब अपन यहाँ बात करते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे। तो देखो ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या किसके बराबर होगी, विलय का द्रव्यमान
विलय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो विलय के ग्राम तुल्यांक आप लोग कैसे निकालोगे कि विलय का द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार। अपन विलय के मोल कैसे निकालते थे, विलय की ग्राम में मात्रा ले लो और उसके मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दो तो विलय के मोल निकल जाते थे। तो यहाँ पे तुल्यांक में क्या आ जाएगा, नीचे मोलर द्रव्यमान की जगह तुल्यांकी भार आ जाएगा। अब तुल्यांकी भार क्या होता है भाई, अब अपन को नॉर्मलता सीखनी है तो पहले अपन ने ग्राम तुल्यांक सीख लिया कि इसका मतलब क्या है। अब ग्राम तुल्यांक के फॉर्मूले में हमने देखा यहाँ तो तुल्यांकी भार आ रहा है, तो अब अपन को फिर तुल्यांकी भार के बारे में पता होना चाहिए। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर द्रव्यमान अपॉन एन फैक्टर। अरे बात समझ में, अगर अपन को तुल्यांकी भार निकालना है किसी का तो अपन उसका मोलर द्रव्यमान लिखेंगे और अपन एन फैक्टर का डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। अरे बात समझ में, देखो कितना कनेक्टेड है ये पूरा का पूरा। तो कुल मिला करके अब अपन को ये समझ में आया कि अगर अपन को नॉर्मलता के बारे में सीखना है तो अपन को एन फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन एन फैक्टर की अगर अपन बात करें तो सीधा सीधा एन फैक्टर क्या होता है, देखो वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है एन फैक्टर, जिसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में अपन को जितना काम में आएगा अपन उतनी बात कर लेते हैं। तो देखो एन फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास में कोई लवण है, लवण कोई साल्ट, आपसे कहा जाए कि मुझे साल्ट का एन फैक्टर बताओ, ठीक है ना। तो अब अपन यहां पे बात कर रहे हैं एन फैक्टर ऑफ साल्ट विल बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। देखिए किसी भी साल्ट का अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो उस लवण का जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर या जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा। जैसे मान लो अपन यहाँ पे एग्जांपल लें, मैंने आपसे ये कहा मेरे पास, मैं यहाँ ले लेता हूँ साल्ट और इधर लिख देता हूँ मैं एन फैक्टर। ठीक है, मान लो मैंने NaCl लिया तो बताओ NaCl का एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, Na के ऊपर 1 और Cl के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -1। दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना है केवल अपन को। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि MgCl2 का एन फैक्टर बताओ तो कितना आएगा, 2, क्योंकि Mg के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 2 आवेश। मैंने आपसे कहा AlCl3 का एन फैक्टर बताओ तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। मैंने आपसे कहा कि Al2SO4 होल थ्राइस का एन फैक्टर बताओ, तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3 का, तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर हो जाएगा +6 का, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा +6। ठीक है ना, वैसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने और भी सोल्ट लिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे और सोल्ट लिया और यहाँ पे एन फैक्टर लिखा। अब जैसे मान लो मैंने सोल्ट लिया यहाँ पर K2SO4, तो बताओ इस K2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा। पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना है यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में या इस यौगिक के अंदर, K के ऊपर एक +1 होता है लेकिन 2 है, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 का है और टोटल नेगेटिव चार्ज कितने का, -2 का है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब जैसे मान लो अपने पास में लिखा है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, मुझे इसका एन फैक्टर बताना है, K2SO4 डॉट Al2SO4 3 डॉट 24H2O। ये क्या है, अपना फिटकरी का सूत्र है, ये पोटाश एलम जिसको बोलते हैं। तो अब फिटकरी का एन फैक्टर कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो, पोटेशियम के ऊपर 1 का चार्ज होता है तो यहाँ पे 2 है तो इसके ऊपर +2 हो गया। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है तो 2 एल्यूमिनियम है तो +6 हो गया, तो +6 तो इस एल्यूमिनियम के ऊपर और +2 पोटेशियम के ऊपर, तो +6 और +2 टोटल कितना हो गया, +8। मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है,
तो किसी भी लवण का जब आपको एन फैक्टर निकालना होता है तो अपन क्या देखते हैं कि टोटल उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है और टोटल उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से अपन लोग उसका एन फैक्टर बताते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एन फैक्टर अगर अपन को गणना करनी हो अम्ल व क्षार के लिए, तो जैसे मान लो अपन ने नेक्स्ट लिया, मान लो अम्ल व क्षार के लिए एन फैक्टर की गणना, तो जैसे मान लो अपने पास में कोई अम्ल है क्षार है, उसके लिए एन फैक्टर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू आयनित H प्लस आयनों की संख्या, सीधा सीधा फॉर्मूला है। और अगर मुझे निकालना है एन फैक्टर ऑफ बेस यानी कि कोई क्षार के लिए, तो आयनित OH माइनस आयनों की संख्या। देख लो, किसी भी अम्ल या क्षार के अगर अपन को एन फैक्टर के बारे में बताना है तो अम्ल के लिए एन फैक्टर क्या होगा कि कितने H प्लस आयन उससे रिलीज हो रहे हैं, क्षार के लिए एन फैक्टर क्या होगा कि कितने OH माइनस आयन उससे रिलीज हो रहे हैं, तो वो क्षार के लिए उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जैसे मैंने यहाँ पे कोई अम्ल लिया और मैं उसके एन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, इस तरफ मैं कोई क्षार लूँगा बेस और हम उसका एन फैक्टर बताएंगे, बस इतना ही आपके काम में आएगा, बाकी इसको हम लोग डिटेल में रेडॉक्स के अंदर पढ़ेंगे। देखो मैंने लिखा मान लो HCl, तो बताओ ये एक अम्ल है, तो अम्ल के लिए एन फैक्टर किसके बराबर होता है, आयनित H प्लस आयनों की संख्या। तो जब HCl आयनित होगा, जब इसको आप पानी में डालोगे आयनित होगा, तो हमें कितने H प्लस आयन इससे मिलेंगे, एक, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। अपन ने लिखा H2SO4, तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। मान लो मैंने लिखा H3PO4, बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। HNO3, बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। तो इन सभी को आप लोग देख करके बता सकते हो कि HCl में H का एन फैक्टर 1 होता है, H2 का एन फैक्टर 2 होगा क्योंकि इससे 2 H प्लस आयन रिलीज होंगे, H3 में 3 H प्लस आयन रिलीज होंगे, HNO3 में 1 H प्लस आयन रिलीज होगा। इसलिए इन सभी के एन फैक्टर उनके अम्लों के द्वारा आयनित होने वाले H प्लस आयनों की संख्या के बराबर होते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को क्षार के लिए एन फैक्टर लिखना है, तो जैसे मान लो मैंने लिया NaOH, तो NaOH का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि केवल एक ही OH माइनस आयन इससे निकल सकता है। बताओ KOH के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बताओ इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। बस यही है अपना एन फैक्टर, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे कहे कि H2SO4 का, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपसे कहे कि H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मोलर द्रव्यमान बटा एन फैक्टर। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, इसका तुल्यांकी भार किसके बराबर होगा, मोलर द्रव्यमान डिवाइड एन फैक्टर। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 98, कैलकुलेट करके देख लेना आप। हाइड्रोजन का होगा 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 4 कर दो, सबको जोड़ दोगे तो 98 आ जाएगा अपॉन। अब H2SO4 का एन फैक्टर देखो हम यहाँ पढ़े कितना होता है 2, तो अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 ग्राम। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 49 ग्राम। तो इस तरीके से अपन एन फैक्टर की मदद से इन अम्ल के, क्षार के व लवण के एन फैक्टर की गणना कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली अपन को अम्ल, क्षार व लवण से ही अपन को काम पड़ेगा, ठीक है। अपन को हालांकि एन फैक्टर आक्सीकारक अपचायक के लिए भी डिफाइन होता है, लेकिन आक्सीकारक अपचायक की अपन को यहाँ जरूरत पड़ने वाली नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो ये है बेसिकली अपना एन फैक्टर की हम लोग गणना किस प्रकार से करते हैं।
तो ये इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एन फैक्टर की गणना करने वाले हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 5 मोल ग्लूकोज को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर 5 मोल ग्लूकोज को जल की पर्याप्त मात्रा में बनाकर 2 लीटर विलयन बनाया गया। 5 मोल ग्लूकोज है उसको जल की पर्याप्त मात्रा में मिला करके 2 लीटर विलयन बनाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है उसने, पहला आपसे पूछा है परसेंटेज W बाई V, सेकेंड आपसे पूछा है परसेंटेज W बाई W, थर्ड आपसे उसने पूछा है मोलरता। ठीक है, और एक चीज आपको दी गई है, विलयन का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ विलयन विल बी इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml। ये भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इनकी मदद से अपन को अब परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज W बाई W और मोलरता की गणना करनी है। ठीक है, सोचो कैसे करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे भाई। देखो पहले क्या क्या दे रखा अपन को, विलय क्या है इसके अंदर, विलय ग्लूकोज है। ठीक है, तो 5 मोल आपने ग्लूकोज लिया, उसको आपने जल में मिला करके पर्याप्त मात्रा में मिला करके आपने 2 लीटर विलयन बनाया है, और जो विलयन है उसका घनत्व है 1.5 ग्राम पर ml। तो परसेंटेज W बाई W, W बाई V और मोलरता की हमको गणना करनी है। ठीक है, चलो आ जाओ अपन 1 बाई 1 इसकी गणना करते हैं। तो अब जैसे अपन बात करें यहाँ पे परसेंटेज W बाई V की, तो परसेंटेज W बाई V का फॉर्मूला होता है W ऑफ विलय। तो विलय तो हमारे पास में है यहाँ पे ग्लूकोज अपॉन V ऑफ विलियन, जिसको हम लोग लेंगे ml में इंटू 100। तो देखो क्या दे रखा है अपन को, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ दे रखा है क्या? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई डाटा है अपने पास में? तो देखो W विलय यानी कि ग्लूकोज का द्रव्यमान क्या अपन को दे रखा है कि यहाँ पे ग्लूकोज का मोल दे रखा है अपन को, कोई बात नहीं। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। मुझे ग्लूकोज के मोल पता है 5, द्रव्यमान मुझे निकालना है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 180। अगर आप ग्लूकोज के मोलर द्रव्यमान को निकालोगे तो वो 180 आएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है C6H12O6। इसका मोलर द्रव्यमान अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 180 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें मिल गया, यानी कि W विलय मिल गया कितना 5 इंटू 180। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 5 इंटू 180 अपॉन विलियन का आयतन कितना है 2 लीटर, लेकिन अपन यहाँ पे ml में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 ml इंटू 100। सोल्व करेंगे अपन इसको तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी आपके पास में 45%। अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे मिलने वाला है वो है 45%। ठीक है, अच्छी बात है। अब अपन नेक्स्ट गणना करते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमको पूछा है उसने परसेंटेज W बाई W। परसेंटेज W बाई W कितना होगा, W विलय अपॉन W विलियन यानी कि विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो अपन को क्या दिया हुआ है, W विलय तो अपन ने निकाल ही लिया कितना 5 इंटू 180, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। लेकिन विलियन का द्रव्यमान नहीं है हमारे पास में, यहाँ पे विलियन का आयतन है और विलियन का घनत्व है।
तो अपन इन दोनों की मदद से यहाँ से विलियन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। भाई डेंसिटी बराबर क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वी। डेंसिटी कितनी है 1.5, वॉल्यूम कितना अपने पास में 2000 ml, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में वैल्यू 3000 ग्राम। ये क्या आ गया आपके पास में, विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान अपन ने किसकी मदद से निकाला, अपन को विलियन का आयतन दे रखा था और उसका घनत्व दे रखा था, तो हमने फॉर्मूला लगाया डेंसिटी बराबर मास अपॉन वी। तो यहाँ से मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वी। मास यहाँ पे क्या है, विलियन का द्रव्यमान। डेंसिटी 1.5 और वॉल्यूम कितना था 2 लीटर, तो यहाँ पे अपन ml में रखेंगे 2000, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3000 ग्राम। बस ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। तो W विले कितना है 5 × 180, ये कितना हो जाएगा 5 × 180 अपॉन विलियन का द्रव्यमान कितना है 3000 इंटू 100, तो देखो क्या आने वाला है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 30%। ये वैल्यू कितनी आई अपने पास में 30%। तो देखो परसेंटेज W/V की वैल्यू कितनी आ रही है 45%, और परसेंटेज W/W की वैल्यू कितनी आ रही है 30%। ठीक है, अब अपने पास में लास्ट बचा हुआ है एक क्या, मोलरता। मोलरता में तो कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है। थर्ड में यहीं पे सोल्व कर देता हूं मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होगा, विलय के मोल बटा विलियन का आयतन। विलय के मोल हमको दे ही रखे हैं कितना 5, और विलियन का आयतन अपन को दे रखा है 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.5 मोल पर लीटर। तो मोलरता निकालने में तो कोई परेशानी है ही नहीं, डायरेक्ट अपने पास में विलय के मोल थे 5, विलियन का आयतन 2 लीटर दे रखा है, तो 5/2 हो गया, तो कितना आ गया 2.5 मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको दिखाने के लिए मैं एक चीज़ यहाँ से हटाता हूँ, ये फॉर्मूला है बेसिक, ये तो हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर ही लिया। तो एक बार मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह खाली करूँगा। अब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने जेईई मेन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखो W/V का फॉर्म, W/V कितना है अपने पास में 45%, और W/W कितना है 30%। तो एक चीज़ अगर आप ध्यान देखो कि अगर मुझे कभी परसेंटेज W/V निकालना है और मुझे परसेंटेज W/W दे रखा है, तो मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर डायरेक्ट मुझे कभी परसेंटेज W/V निकालना हुआ और मुझे ये गिवन है W/W और D दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास डायरेक्ट परसेंटेज W/V आ जाएगा। देखो W/W की वैल्यू कितनी है अपने पास में 30, अगर मैं इस 30 को इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 45 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर जेईई मेन। ये अपना जेईई और नीट के लिए डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतना टाइम अपने पास में होता नहीं है कि अपन इतनी सारी गणनाओं को यहाँ पे करें। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और एक अपन लोगों ने मोलरता पढ़ा, चलो मैं इसको आपके अगले पेज में समझाता हूँ। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मोलरता बराबर क्या थी अपना, विलय के मोल, या रुको अपन यहाँ देखते हैं, अभी मैंने एक फॉर्मूला आपके सामने बनाया कि परसेंटेज W/V विल बी इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो परसेंटेज W/V विल बी इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी। तो परसेंटेज W/V का मतलब क्या है, परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V का मतलब होता है कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में W ग्राम विलय उपस्थित है। ये मैंने बताया था W/V की 100 ml विलियन में W ग्राम विलय उपस्थित है। अगर मान लो 100 ml विलियन में मान लो X ग्राम विलय उपस्थित है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा 10x ग्राम हो जाएगा। तो ये तो क्या आया मेरे पास में 1000 ml विलियन में कितना ग्राम मेरे पास में विलय उपस्थित है। अगर मैं इसको मोलर द्रव्यमान से भाग लगा दूं तो मेरे पास विलय के मोल आ जाएंगे, और ये विलय के मोल कितने में आएंगे 1000 ml में।
तो 1000 ml में विलय के मोल ही तो मोलरता होती है। तो एक फॉर्मूला अपन यहाँ पे मोलरता का बना सकते हैं कि मोलरता विल बी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W बाय V अपॉन मोलर द्रव्यमान विलय का। तो देखो एक ये मोलरता का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपके सामने बनाया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर अपन को कभी डायरेक्ट परसेंटेज W बाई V दिया हुआ है और अपन से विलियन की मोलरता पूछी है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा करके विलियन की मोलरता को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी अभी अपन ने सीखा कि परसेंटेज W बाई V इसके बराबर होता है। तो अगर मान लो कभी अपन को डायरेक्ट W बाई W भी दे रखा हो तो भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मोलरता का मैं एक और फॉर्मूला बना देता हूँ। तो मोलरता विल बी इक्वल टू हो जाएगी 10 इंटू, अब W बाई V किसके बराबर है, परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर द्रव्यमान किसका, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो देखो एक फॉर्मूला ये मोलरता का और बन गया। ये किसकी टर्म में बन गया आपका, W बाई W और डेंसिटी की टर्म में। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को डायरेक्ट यूज करने हैं फॉर जेई एंड फॉर नीट। एक चीज ध्यान रखना, पेपर में कभी भी कोई डायरेक्ट कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी। क्या आपको ट्रिक लगानी आनी चाहिए और फटाफट से आपको उनको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक, अब आपको जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में W बाई W दे दिया, डेंसिटी दे दी और आपसे मोलरता पूछ रहा है तो आप पहले उसको सोल्व कर रहे हो, विलय के मोल निकालोगे, मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आप मोलरता को कैलकुलेट करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। और अगर इतना समय अपन को लग जाएगा तो फिर अपना टाइम खत्म हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को अपन क्या करा, अपन ने कोई ज़्यादा टेंशन थोड़ी है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हम लोगों को जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग फॉर्मूले को बना सकते हैं। भाई जैसे मैंने आपके सामने फॉर्मूला बनाया आप लोग भी तो बना सकते हो, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इन डायरेक्ट फॉर्मूलों को बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना मोलरता और मोलरता से रिलेटेड बातें। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको केवल इसलिए ये करके बताया ताकि मैं फॉर्मूला बनाना चाह रहा था। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले को कराने का, इस क्वेश्चन को कराने का मेरा उद्देश्य केवल और केवल इस फॉर्मूले को बना करके आपको दिखाना था। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बना करके दिखाया। तो ये अपनी सांद्रता की जितनी भी इकाइयाँ थी वो सांद्रता की इकाइयों को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो हम लोग अपनी नेक्स्ट जो होगा ये चैप्टर जब फिनिश होगा तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जब अपना क्वेश्चन ये अपने थ्योरीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, थ्योरी को मैं बड़े शॉर्ट में और जो भी इंपॉर्टेंट है उनको लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो कई टीचर्स क्या करते हैं, सांद्रता के पदों को स्किप कर देते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए अगर सांद्रता के पदों को आपने स्किप कर दिया तो बिना इनकी मदद से आप न्यूमेरिकल तो सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इन फॉर्मूलों को भी ध्यान रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन छोटा मोटा ऐसे ही लिखते हैं। मान लो उसने आपसे ये कहा 10% W बाय W H2SO4 विलियन 10% W बाय W H2SO4 विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि 10% W बाय W H2SO4 विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो अब देखो अपन को मोललता निकालनी है तो बिना इस टर्म का मतलब समझे आप मोललता निकाल ही नहीं सकते हो, इसलिए आपको ये चीज़ें पहले सिखाई गई है। अब 10% W बाय W H2SO4 विलियन को आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो कि हमको क्या दिया हुआ है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम H2SO4 क्या है, उपस्थित है। आई बात समझ में कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित है।
अब आ जाओ मोललता के फॉर्मूले पे। अब मोललता का फॉर्मूला क्या बोलता है? मोललता विल बी इक्वल टू होता है विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, या आप लिख सकते हो विलय के मोल, या विलय के मोल को भी अपन खोल ही देते हैं, आगे अपने को इसमें जरूरत पड़ने वाली है। सॉरी, W ऑफ विलय यानी कि विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, मैं कैपिटल M लिखूंगा तो उसका मतलब मोलर द्रव्यमान है, इनटू W ग्राम किसका? विलायक का, तो इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो ये W तो यहाँ पे क्या है, वैसे आप समझ ही गए होंगे, ये W है यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये हो गया यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान। और ये M जो है यहाँ पे, ये M क्या हो गया आएगा? विलय का मोलर द्रव्यमान, और ये विलय का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, ये तो अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूले में अपन को दे क्या रखा है? 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। क्या 10 ग्राम अपने काम आएगा? हाँ, W विलय की जगह अपने काम आ जाएगा। ठीक है भाई, विलायक का द्रव्यमान कहाँ से लेके आओगे? तो देखो 100 ग्राम विलियन है, 10 ग्राम H2SO4 है, और H2SO4 विलय है, और हम जानते हैं कि विलियन बराबर विलय प्लस विलायक होता है। भाई विलियन किससे मिलकर बना होगा? विलय के द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों अगर अपन ने ऐड कर दिए तो विलियन बन जाता है। तो यहां से अपन विलय का विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं ना। देखो कैसे निकालोगे? विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? विलियन का द्रव्यमान कितना अपने पास में? 100 में से माइनस कर दो आप 10 को, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 90 ग्राम। तो ये 90 ग्राम क्या हो गया आपका? विलायक हो गया, बस अपना काम बन गया, अब तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में W विलय कितना है अपने पास में, इस फॉर्मूले से कर रहे हैं अपन, तो W विलय कितना है? 10 अपॉन H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 98 इंटू कितना? 90 इंटू 1000। बस इसको अगर हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये है अपने पास में किस तरीके से हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चनों को, हालांकि छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है ये, अगर ये बात का मतलब पता नहीं हो तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो किस प्रकार से अपन को इनको सोल्व करना है वो सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो विलायक का द्रव्यमान अपन इस तरीके से 100 माइनस 10 अपॉन 90 ग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ पे विलियन के अपने एक भाग जो था उसको अपन ने कंप्लीट किया। ठीक है, और विलियन का अपना वो था कि अपन ने इसके सांद्रता के पद क्या होते हैं, किस तरीके से अपन सांद्रता के पदों के साथ में डील करते हैं, तो ये पद हम लोगों को पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग सांद्रता के पदों की गणना करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल है, कैसे अपन इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको सिखाया। और फिर जब अपन लास्ट में जब ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे जब अपन उनको करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अपन ने कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ा है और ये कितनी अपने लिए हेल्पफुल है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके बच्चों, तो एक बार आप इनको देख लीजिए।